नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इसमें हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस, ह्रास एवं अन्य प्रावधान। आज हम बात करेंगे साइट रेस्टोरेशन फंड या फिर भूमि पुनर्स्थापना निधि। पुनर्स्थापना निधि के अंतर्गत करदाता को छूट मिलती है। कौन से करदाताओं को छूट मिलती है? जो करदाता पेट्रोलियम अथवा गैस के उत्पादन एवं विकास कार्य में संलग्न हो। भूमि पुनर्स्थापना निधि के अंतर्गत छूट दी जाती है उस करदाता को जो करदाता पेट्रोलियम अथवा गैस के उत्पादन एवं विकास कार्य में लगा हुआ है, विकास कार्य में संलग्न है। और करदाता का केंद्र सरकार के साथ अनुबंध हो। और ऐसे व्यवसाय के लिए पेट्रोलियम अथवा गैस के उत्पादन या विकास के लिए करदाता का केंद्र सरकार के साथ अनुबंध हुआ हो। तो अगर करदाता भूमि की करदाता भूमि पुनर्स्थापना हेतु तो अगर करदाता भूमि पुनर्स्थापना हेतु कोई राशि जमा करवाता है तो उस करदाता को धारा 32A(BA) के अंतर्गत छूट मिलती है, कटौती मिलती है। यहां करदाता का केंद्र सरकार के साथ अनुबंध होना चाहिए। करदाता जो है पेट्रोलियम अथवा गैस के उत्पादन एवं विकास कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो अगर ऐसा करदाता भूमि पुनर्स्थापना हेतु अगर कोई राशि जमा करवाता है तो उसे धारा 32A(BA) के अंतर्गत कटौती दी जाती है। राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भूमि पुनर्स्थापना के अंतर्गत भूमि पुनर्स्थापना हेतु जो राशि जमा करवाई जाती है वो SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाकर जमा करवाई जानी चाहिए। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती है कि करदाता के केंद्र सरकार के साथ अनुबंध हो, करदाता पेट्रोलियम अथवा गैस के उत्पादन में विकास कार्य में संलग्न हो तथा जो भूमि पुनर्स्थापना हेतु जो राशि जमा करवाई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाकर जमा करवाई गई है, तो निम्न में से कम राशि के बराबर छूट दी जाती है। कौन कौन सी राशियां हैं? पहला
जमा करवाई गई राशि या व्यापार के लाभों का 20%। तो निम्न में से कम राशि के बराबर छूट दी जाती है, तो छूट की राशि क्या होगी? जमा करवाई गई राशि या फिर व्यापार के लाभों का 20%। तो सेक्शन 32 ABA के अंतर्गत जो है साइट रेस्टोरेशन फंड की जो है कटौती दी जाती है। अब हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में कि जो है ह्रास की कटौती दी जाती है संपत्तियों पर, और संपत्तियों के समूह के आधार पर ह्रास की कटौती दी जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020 के लिए निम्न सूचनाओं के आधार पर स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए। तो जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा उसकी हमको गणना करनी है कि कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। कर्मचारियों के निवास हेतु मकान का निर्माण 1 मई 2019 को 40 लाख रुपए की लागत पर हुआ। यहाँ पर मकान बिल्डिंग की बात आ रही है। तो जब हमने ह्रास की दरें पढ़ी थी, मूर्त संपत्तियों के लिए जब भवन में हमने ह्रास की दरें पढ़ी थी, तो उसमें 3 समूह बने हुए थे। एक तो निवास हेतु प्रयुक्त मकान के लिए, दूसरा व्यापार में प्रयुक्त मकान के लिए, और तीसरा अन्य मकानों के लिए जो अस्थायी निर्माण या ढांचे होते हैं उनके लिए। तो जो कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयोग हो रहा है मकान, उस मकान पर जो ह्रास की दर है वो 5% है। दूसरा है कार्यालय फर्नीचर का अपेक्षित मूल्य 1/4/2019 को 8,000 रुपए था, जिसको 1/9/2019 को 20,000 रुपए में बेच दिया गया। तो कार्यालय फर्नीचर है, फर्नीचर पर हमने बात करी थी कि फर्नीचर और फिटिंग्स पर 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तीसरा है 1/4/2019 को सामान्य दर से स्वीकृत ह्रास वाली मशीनों का अपेक्षित मूल्य 5,60,000 रुपए था। जो मशीन है प्लांट या मशीन पर सामान्य दर से स्वीकृत ह्रास वाली मशीनों का, यानी सामान्य ह्रास की दर मशीनों पर 15% है। इनमें से एक मशीन 31/12/2019 को 48,000 रुपए में बेच दी गई। तो ये समूह है प्लांट या मशीन का 5,60,000 रुपए का, और इस समूह में से एक मशीन को 31/12/2019 को 48,000 रुपए में बेच दिया गया, तथा एक मशीन 1 फरवरी 2020 को 1 फरवरी 2020 को आग से नष्ट हो गई। बीमा कंपनी से 60,000 रुपए मिले तथा इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य 4,000 रुपए प्राप्त हुआ। तो एक मशीन को तो 48,000 रुपए में बेच दिया 31 दिसंबर 2019 को, और एक अन्य मशीन थी जो फरवरी में आग से जलकर नष्ट हो गई। तो उस मशीन के बदले बीमा कंपनी से 60,000 रुपए प्राप्त हुए, और उस मशीन जो जलकर नष्ट हुई थी, उस मशीन का जो अवशिष्ट था, जो स्क्रैप था, उस स्क्रैप की वैल्यू थी 4,000 रुपए। तो जो स्वीकृत ह्रास है, इन पे किस प्रकार से डेप्रिसिएशन अलाउ होगा उसकी हम गणना करके देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ allowable depreciation for the assessment year 2020-21. Computation of allowable depreciation for the assessment year 2021. तो 2020-21 का निर्धारण वर्ष के लिए हमको जो है स्वीकृत मूल्य ह्रास की गणना करनी है। तो पहला है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एट द रेट 5%। तो जो पहला ब्लॉक है वो 5% बिल्डिंग्स वाला है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की जो निर्माण करने की लागत है वो है 40 लाख रुपए की, और इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन लगेगा 40 लाख पर 5% के हिसाब से 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन।
दूसरा है कार्यालय फर्नीचर का अपेक्षित मूल्य 1/4/19 को 8,000 रुपए का। ये 10% वाला ब्लॉक है और इस ब्लॉक में रिटर्न डाउन वैल्यू दी गई है 1/4/2019 को रिटर्न डाउन वैल्यू दी गई है 8,000 रुपए की। अपेक्षित मूल्य है 8,000 रुपए और इसमें से ऑफिस फर्नीचर को बेच दिया गया 1 सितंबर 2019 को। ऑफिस फर्नीचर को बेच दिया गया 20,000 रुपए। तो जब 20,000 रुपए में बेचा गया तो यहां पर 12,000 रुपए ऋणात्मक शेष आ रहा है, यानी कि जो अपेक्षित मूल्य है उससे अधिक मूल्य में बेचा गया है, तो ये अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यहां पर किसी प्रकार का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। तीसरा है रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी की रिटर्न ऑन वैल्यू है 5,60,000 रुपए। एक मशीन को बेच दिया गया 31/12/2019 को, वो हम घटा देंगे। 48,000 में बेचा और दूसरी मशीन जो थी मशीन जो नष्ट हो गई उसके बदले अमाउंट रिसीव हुआ फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और फॉर मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अमाउंट रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से जो मशीन आग से नष्ट हो गई थी उसके लिए 60,000 रुपए और एक स्क्रैप वैल्यू थी और जो मशीन डिस्ट्रॉय हुई इसका अवशिष्ट मूल्य प्राप्त हुआ 4,000 रुपए। तो कुल मिलाकर जो अब रिटर्न डाउन वैल्यू बनती है, जो अंत में जो शेष आता है 5,60,000 समूह का अपेक्षित मूल्य था, उसमें से 48,000 की एक मशीन बेच दी। जो मशीन आग से नष्ट हुई उसके बदले 60,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हुए और 4,000 जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, अवशिष्ट का मूल्य प्राप्त हुआ। 4,48,000 रुपए समूह में शेष बचता है और डेप्रिसिएशन ये तो तीसरा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन एट द रेट 15%। ये 15% वाला ब्लॉक है, ये 5% वाला है, ये 10% वाला है और ये 15% वाला ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का जो शेष बचता है 4,48,000 रुपए। इस 4,48,000 रुपए 15% के हिसाब से
डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा 4,48,000 रुपये 15% के हिसाब से 67,200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। और जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन आएगा, अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 2,67,200 रुपये। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। अलाउेबल डेप्रिसिएशन की संपत्तियों के अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। फिर संपत्तियों का जो अपेक्षित मूल्य होता है उसमें अगर संपत्ति क्रय की गई है तो उसको जोड़ा जाता है, और अगर कोई संपत्ति बेच दी जाती है समूह में से तो उसकी राशि को घटा दिया जाता है, और जो शेष बचता है उस शेष पर जो है जो डेप्रिसिएशन की रेट है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।